नमस्कार, रात के 8 बज गए। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज की बड़ी खबरों की बात की जाए तो दिल्ली की सियासत गर्मा गई। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर आरोप है कि गैंगस्टर के साथ मिलकर वो दिल्ली में वसूली रैकेट चला रहे थे, जिसकी वजह से दिल्ली की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन उससे पहले सभी ओर से लगातार इस मामले पे बयानबाजी हो रही है। हालांकि पुलिस का सीधे तौर पे कहना है कि सबूत मिले हैं, जिसके बाद आज कोर्ट ने उनको 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। क्या है पूरा मामला, इस खबर पे करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के संभल में आज जब न्यायिक आयोग पहुंचा तो किस प्रकार की पूरी तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही बात होगी कि कैसे जो पूरा तूफान था फेंजल, उसकी वजह से कैसे पूरे हालात बने हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कैसे प्रार्थना सभाओं की तस्वीर सामने आई है। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में तेज हुई महायुति सरकार गठन की प्रक्रिया। सतारा से ठाणे पहुंचे शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे। कहा एकजुट है महायुति के सभी घटक। पीएम मोदी अमित शाह का हर फैसला मंजूर। जबरन वसूली मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को दिल्ली की अदालत ने 2 दिनों की रिमांड में भेजा। फिरौती और गैंगस्टर से सांठगांठ के हैं गंभीर आरोप। प्रशासन की रोक के बावजूद संभल जाने पर अड़ा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। भाजपा ने राजनीतिक पर्यटन पर साधा निशाना। कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक आयोग ने किया घटनास्थल का दौरा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आई अच्छी खबर सामने। नवंबर महीने में 1.82 लाख करोड़ का हुआ जीएसटी संग्रह। बीते साल के मुकाबले इस नवंबर में 8.5% की बढ़त हुई दर्ज। बांग्लादेश में नहीं रुक रहा हिंदुओं पर हमला। भारतीय बस को भी बनाया गया निशाना। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाएं। और खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद आज वहां पर न्यायिक आयोग जांच करने पहुंचा। आयोग ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया तो मस्जिद के बाहर और अंदर का जायजा भी लिया। इस मामले पर एएसआई ने भी आज अदालत में अपना हलफनामा दायर किया और कहा है कि उसे मस्जिद में जाने में दिक्कत होती है। संभल के मुद्दे पर आज भी दिन भर राजनीतिक बयानबाजी जारी रही तो यूपी सरकार ने कानून व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। संभल में हुए बवाल के सवालों का उत्तर जानने के लिए न्यायिक जांच आयोग की टीम रविवार की सुबह घटना स्थल पर पहुंची। हिंसा के कारणों का पता लगाने के लिए 3 सदस्यीय दल ने जामा मस्जिद सहित उन सभी स्थानों का गहन निरीक्षण किया जहां घटना हुई थी। टीम ने मस्जिद के बाहर और अंदर की स्थिति का जायजा लिया। जांच टीम ये जानने की कोशिश करेगी कि हिंसा अचानक हुई, सुनियोजित थी या कोई षड्यंत्र। संभल हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। जांच आयोग जो शासन के द्वारा गठित है उसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य, उनका जो हमें बताया गया जिस हिसाब से शेड्यूल और उसके हिसाब से हमने उसका प्रबंध किया था, उनका मूल उद्देश्य था जो जहाँ पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। जो घटना थी जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ था उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण किया। इस बीच संभल जामा मस्जिद को लेकर पुरातत्व विभाग ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया है। एएसआई ने मस्जिद कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एएसआई ने कहा कि मस्जिद के निरीक्षण के दौरान उन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जिला प्रशासन की मदद से ही मस्जिद का निरीक्षण संभव हो पाया है। एएसआई ने अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल कर दिया है। समय समय पर जो एएसआई इंस्पेक्शन के लिए जो तथाकथित मस्जिद है वहाँ पर जाती थी तो मैनेजमेंट कमेटी जो है वहाँ उसके और स्थानीय निवासी जो हैं वो एएसआई को सर्वे नहीं करने देती थी। उधर संभल हिंसा को लेकर सियासत भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सपा संभल की घटना को लेकर भाजपा और यूपी सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि जांच में सब साफ हो जाएगा कि दंगे के पीछे किसका हाथ है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी देखिए
विकास कुछ कर नहीं रही है और केवल अपराधियों को सुरक्षा दे करके ये दंगे और फसाद कराने का काम कर रही है। संभल के जो भी दोषी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने दीजिए और माननीय न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उनका हम सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को संभल ट्रायल कोर्ट से कहा कि शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में तब तक आगे न बढ़ाया जाए जब तक कि मस्जिद कमेटी द्वारा सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती है। गौरतलब है कि जामा मस्जिद के पूर्व में हरिहर मंदिर होने के दावे से संबंधित वाद पर कोर्ट ने सर्वे के निर्देश दिए थे। कोर्ट कमिश्नर की टीम ने 19 नवंबर को पहला और 24 नवंबर को दूसरी बार जामा मस्जिद का सर्वे किया था। 24 नवंबर रविवार को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बांग्लादेश से ज्यादा संभल की चिंता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संभल जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न पर वो चुप हैं। आज पाकिस्तान में अब हिंदू बचे नहीं। अगर उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर की बात मान ली गई होती, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जो ज्वाइंट पाकिस्तान था और सारे हिंदू को हिंदुस्तान भेज दिया गया होता, तो आज न पाकिस्तान की चर्चा अब होती नहीं और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। आज राहुल गांधी की जुबान बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं, वो 2 तारीख को कहाँ जाएंगे? संभल जाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहाँ इनकी जुबान नहीं खुलती। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित मस्जिद विवाद को लेकर आज एक महापंचायत आयोजित की गई। रामलीला मैदान में आयोजित इस महापंचायत में कई हिंदू संगठनों के नेता पहुंचे। महापंचायत में अवैध मस्जिदों और मज़ारों को लेकर चिंता जताई गई है। हैदराबाद से पहुंचे विधायक टी राजा ने कहा कि देवभूमि में अवैध मस्जिद और मज़ार क्यों बनाई जा रही हैं। कई ऐसे क्षेत्र में लैंड जिहाद हो रहा है, इनलीगल रूप से मस्जिदें बन रही है, मज़ारें बन रही है। तो आज उत्तराखंड का हिंदू पूछ रहा है कि अवैध मज़ारें हमारे इस देवभूमि में क्यों? हमारे मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि आप सर्वे करवाइए कि कितनी इनलीगल मज़ारें बनी हुई है, कितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है। खबर दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को गैंगस्टर के साथ मिलकर दिल्ली में वसूली रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने बालियान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में जहां दिल्ली पुलिस को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, तो इस मामले में दिल्ली की राजनीति भी गरमा गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। दिल्ली में चुनाव के महज कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में खुद बेदाग और ईमानदार बताने वाली पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी से न सिर्फ आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, बल्कि यहां की सियासत भी गरमाई हुई है। दिल्ली पुलिस द्वारा शनिवार को गिरफ्तार किए गए नरेश बालियान को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नरेश बालियान पर गैंगस्टरों के साथ मिलकर दिल्ली में वसूली रैकेट चलाने का आरोप है। अन्वेषण में नंदू की आवाज की पुष्टि की जा रही है और नरेश बालियान के नंद साथ की इस रिकॉर्डिंग से संबंधित एक्सटॉर्शन से आ रही उगाई के अलावा क्या और भी किसी तरह के संबंध हैं और गतिविधियों में किस तरह से संबंधित है, इसका पता लगाया जाना, जिसके लिए प्रोफेशनल अन्वेषण जारी है। नरेश बालियान की गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में गैंगस्टरों की मौजूदगी और उनके द्वारा की जा रही वसूली के लिए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब दिल्ली में उनके ही विधायक पर चलाए जा रहे वसूली रैकेट के पर्दाफाश के बाद से अरविंद केजरीवाल बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। तो उनके ऊपर फेंके गए पानी के मुद्दे पर भी वो राजनीतिक षड्यंत्र की बात कह रहे हैं। इस मुद्दे पर भाजपा ने केजरीवाल पर पलटवार किया है और केजरीवाल पर सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार की हरकतें करने का आरोप लगाया है। क्या ये वही आम आदमी पार्टी है जो राजनीति बदलने चली थी, खुद बदलती हुई नज़र आ रही है, जिनके अगर जो ऑडियो क्लिप अगर वो उसमें सच्चाई है
तो आई थिंक ये बहुत डैमेजिंग है, डिस्टर्बिंग है। लाखों करोड़ों लोगों ने जिन्होंने इस पार्टी को बार बार मौका दिया। अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। इस समय वो जिस प्रकार से दिल्ली की विश्वास खो चुके हैं, वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। अभी उन्होंने कल मिनरल वाटर डलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो सारी साजिशों का हिस्सा है, उनका जांच हो रही है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ गई हैं। दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में एक बार फिर से दरार पड़ गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कही है। देश जनतंत्र है और स्वाधीन देश है, सबको अपनी अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। भाजपा में भी दिल्ली चुनाव से पहले बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने दिल्ली में संगठनात्मक बैठक कर रणनीति पर चर्चा की, तो साथ ही परिवर्तन यात्रा निकालने की घोषणा भी की है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ये यात्रा प्रारंभ होगी। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता अपना मन बताएगी कि हाँ, अब इस सरकार की रवानगी का टाइम आ गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जहां इंडिया अलायंस में दरार पड़ गई है, तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपने ही विधायक के वसूली रैकेट के चलते फंस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली से जुड़ी इस बड़ी खबर पे आगे हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर किस तरीके से आम आदमी पार्टी एक बार फिर से निशाने पे आ गई है तमाम प्रकार के गंभीर आरोपों की वजह से, और सियासत भी इस पूरे मसले पर गर्मा गई है विधानसभा चुनाव से पहले। इस विशेष मसले पर बात होगी, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद दिल्ली की खबर पर चर्चा करें, उससे पहले एक और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश भर के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 59वां सम्मेलन आज संपन्न हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन 3 दिवसीय बैठक में शरीक हुए। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया। डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई के कारण उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की दोहरी एआई शक्ति अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया को काम में लाने पर बल दिया। कांस्टेबलरी के कार्यभार को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने तकनीक के उपयोग का आह्वान किया। पुलिस आधुनिकीकरण पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने खुद को विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप ढालने को कहा है। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया, जिनमें आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध, आर्थिक सुरक्षा, आव्रजन, तटीय सुरक्षा और नार्को तस्करी सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े चुनौतियां शामिल रहीं। वापस लौटते हैं दिल्ली से जुड़ी उस महत्वपूर्ण खबर की ओर, जिसको वजह से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक पर वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगा है। क्या है पूरी खबर, इस पर चर्चा करते हैं। इससे जुड़ा हमारा आज का विशेष भी है, वसूली रैकेट पर घिरी आम आदमी पार्टी। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया इल्मी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा पवन शर्मा जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि तमाम आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल घेरते रहे कि साहब गैंगस्टर राज एक तरीके से दिल्ली में चल रहा है, लेकिन गैंगस्टर का हाथ आपके साथ, अब ये तो बहुत ज्यादा गंभीर आरोप हो गया है। देखिए, दिल्ली के लोगों ने भाजपा को दिल्ली में एकमात्र जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करिए, दिल्ली के लोगों का साथ दीजिए। लेकिन आज पूरे दिल्ली में देखिए क्या हो रहा है। जो पीड़िता है, जो शिकायत कर रहे हैं, जो पीड़ित है, उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था भाजपा ने दी है कि अगर आप पीड़ित होंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन जो आपको धमकी देगा, जो एक्सटॉर्शन की कॉल करेगा, उसको जेल में नहीं रखा जाएगा, वो सारे बीजेपी में आ जाएंगे। ये व्यवस्था भाजपा ने दिल्ली को दी है। और आज देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने मात्र एक तो आवाज उठाई थी, भाई दिल्ली के अंदर जिस तरह से घटनाएं आ रही हैं, एक्सटॉर्शन की कॉल आ रही हैं, बम धमाके हो रहे हैं, चोरी की घटनाएं आ रही हैं, छीना झपटी की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको भाजपा रोके, अमित शाह जी रोकें। क्या हुआ? 35 दिन के अंदर 3 बार उनके ऊपर हमला हो गया। ये आवाज उठाने पे अगर दिल्ली के लोग, दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल जी आवाज उठाएंगे, सुरक्षा की मांग करेंगे भाजपा से, उनके ऊपर हमला करा दिया जाएगा। अगर हमारा कोई विधायक है, उसके ऊपर अगर शिकायत करता है विधायक कि मुझे कॉल्स आ रहे हैं, अगर 1 साल पहले, 1.5 साल पहले शिकायत करेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। और जो जो अपराधी हैं, उसको भाजपा अपनी पार्टी में शामिल करा लेगी। ये कैसी व्यवस्था है? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो अपराधी यानी गैंगस्टर जो हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, आप क्या इस ओर इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, सारे भरे पड़े। अच्छा, मतलब बीजेपी में गैंगस्टर। शाजिया इल्मी जी वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में गैंगस्टर आ रहे हैं और आप लोग हमला भी करवा रहे हैं, और जो लोग अपनी आवाज रखते हैं कि साहब वो पीड़ित हैं, आप उनको गिरफ्तार करा देते हैं। शाजिया जी, देखिए, आपने बहुत सारे सवाल पूछे। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को, आपको, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, सबको आदाब अर्ज है और नमस्कार। तो आपने बहुत सारे सवाल पूछे, उनके जवाब में आपको क्या मिला? दुनिया भर की बातें आपने सुनी, आपने सारी बातें सुनी, लेकिन नरेश बालियान और वो ऑडियो क्लिप जिसमें शनाख्त हो गई है कि उन्हीं की आवाज है, जांच और इन्वेस्टिगेशन के बाद जिसके चलते उनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें बाकायदा वो कपिल सांगवान के साथ बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे उगाही की जाएगी। तो फिरौती बाजी से जुड़ी सारी की सारी इत्तला और सारी जानकारी जैसे ही सामने आती है और जैसे ही इस रंगदारी मामले में बाकायदा पकड़ा जाता है, उसकी बुगाहट मिलते ही यकायक केजरीवाल जी को दिल्ली की कानून व्यवस्था की फिक्र हो जाती है। वो तो व्यवस्था बहुत सालों से होगी ऐसी, अब तक तो सवाल उठाए नहीं, लेकिन जैसे ही एविडेंस जो है पुख्ता मिलता है और ये बात तय हो जाती है वॉइस रिकग्निशन के जरिए कि बाकायदा, और जो डेवलपर है जिससे पैसा लिया जा रहा था उसके बयानात के जरिए, जैसे ही इस बात की खबर पुख्ता मिल जाती है कि बहुत ही जल्दी घंटों में नरेश बालियान जी को अरेस्ट किया जाएगा, एकाएक केजरीवाल जी को दिल्ली के कानून व्यवस्था की फिक्र हो जाती है जी। कोई आकर उनको थप्पड़ मारने की भी कोशिश करता है। पहले तो थप्पड़ अपने को इसलिए पड़वाते थे कि चाहते थे सिक्योरिटी मिले,
क्योंकि ऐलान तो बड़े बड़े कर दिए थे, बंगला नहीं चाहिए, महल वगैरह की तो बात करने से तक कतराते थे वो, तब तो मतलब जवाब है क्या? वो झोपड़पट्टी में पवन जी आ रहा हूँ आपके पास में जी, पवन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास में, आपके आरोपों का जवाब ले रहा हूँ जी। मैं बोलूंगी, मैं बिल्कुल बोलूंगी, और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। आप जितना भी बीच में बोले और डरे और घबराएं और तिलमिलाएं और तिलमिलाएं, तो आप नहीं, आप तिलमिलाइए भाई साहब, खिसियाइए भाई साहब, लेकिन आपकी चोरी पकड़ी गई है, फिरौतीबाजी जो है आपकी पकड़ी गई है। अरे पवन जी अब आप आरोप लगाएंगे और जवाब नहीं सुनेंगे तो ये नहीं चलेगा। पवन जी आप आरोप लगाएं, जवाब भी सुनिए सर जी। भिजवाया है केजरीवाल जी के घर में, मुझे लगा शाहजिया जी आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप तो अपराधियों के प्रवक्ता बन के आई हैं। आप कोने में जानती नहीं, अरे आप भी तो नरेश बालियान पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास में, ठीक है पवन जी आप भी तो नरेश बालियान की बात पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप भी तो अपनी सुरक्षा के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार जवाब दे रहे हैं, तो ठीक है। अब आपके आरोप का वो जवाब देने तो सुन लीजिए ना, उसके बाद दोबारा हूँ आपके पास में जी। शाहजिया जी बोलिए। जो जितनी रंगदारी और फिरौती और उगाही की सब बातें सब सामने आती हैं, 1.5 साल पहले से ऑडियो था, लेकिन अब बाकायदा जब पड़ताल हो रही है उसकी, तो क्या भाई साहब का कहना है कि अरे कानून व्यवस्था बड़ी खराब है इसलिए हो रहा है, और अपने पर हमदर्दी अपने को जताने के लिए, ताकि लोग हमदर्दी करें और किसी तरह से विक्टिम कार्ड प्ले करें, अपने ही लोगों से अपने को थपड़ाते हैं। ये कैसा आदमी है भाई? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई और मुख्यमंत्री की इतनी पटाई नहीं होती जितनी इसकी होती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ जरा। अनंत विजय जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। शाहजिया जी मैं आता हूँ आपके पास में जी। ठीक है अनंत विजय जी, तरह से गुमराह करने के लिए ठीक है बात इनके हो हमदर्दी मिले भाई साहब को जी। ठीक है अनंत विजय जी सवाल ये है जी, अनंत विजय जी सवाल ये है कि चुनाव से पहले, और ये अपने आप में तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन गैंगस्टर्स के साथ में एक एस्टेब्लिश वॉइस रिकॉग्निशन के साथ में ये दिखाई पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक एमएलए पे सीधा आरोप है, और ये अब अगर गठजोड़ है तो ये बहुत गंभीर है, और लगातार इस प्रकार की अगर बात सामने आ रही है तो अपने आप में ये तो चुनाव से पहले एक बड़ा मसला मुद्दा बनता दिखाई पड़ रहा है। अनंत जी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो कांग्रेस पार्टी भी इसको मुद्दा बनाएंगे, लेकिन ये वन ऑफ द मुद्दाज होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो दिल्ली की राजनीति है ये फौरी मुद्दा होगा, और इस पर अदालत पर हमें भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अदालत ने 2 दिनों के लिए उनको जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, तो उस पर थोड़ा ठहर के हमें इंतजार करना चाहिए कि ये क्या आता है। जजमेंटल आम आदमी पार्टी के लोग भी हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग भी हो रहे हैं, लेकिन अभी जो फौरी तौर पर हमारे सामने जो वॉइस आए हैं वो बड़े खतरनाक संकेत देते हैं कि राजनीतिज्ञों का अपराधियों के साथ गठबंधन, और ये जो बात है ये अरविंद केजरीवाल ने जिस नए राजनीति का सूत्रपात दिल्ली में किया था उसके बिल्कुल विरुद्ध है। जनता को ये लगेगा कि अच्छा ये भी तो वैसे ही निकले। हालांकि नरेश बालियान जी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, उनके बारे में दिल्ली की जनता को पता है, लेकिन कानून व्यवस्था की मुद्दा दिल्ली में एक मुद्दा हो सकता है आर्येंद्र जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुत, अभी मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, मुझे लगता है कि दिल्ली की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, अब तो एमसीडी भी उनके पास है, तो एमसीडी होने के बाद उनके पास दिल्ली सरकार होने के बाद अब किसी प्रकार का कोई डबल वो होने का जो एक स्केप रूट ढूंढा जाता था कि ये एमसीडी का काम है, ये उसका काम है, अब सब कुछ इन्हीं के पास है, तो इनको जनता के प्रति न सिर्फ उत्तरदायी होना पड़ेगा बल्कि फरवरी में होने वाले चुनाव में इनको जवाब भी देना पड़ेगा। और इन्होंने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, मुझे लगता है कि जो विरोधी दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों इनसे उत्तर भी मांगेगी, और 2 और मुद्दा बनेगा, एक तो जो शराब घोटाला है और दूसरा शीशपाल का मुद्दा है। ये दोनों मुद्दा भी ठीक है, तमाम मसले जनता के बीच रहेंगे। पवन जी मेरा स्पेसिफिक सवाल है, उम्मीद करता हूं कि आप इस पे अपनी टिप्पणी जरूर देंगे कि ये जो आवाज है, जो वॉइस पूरी रिकॉर्ड हुई है जिसमें नरेश बालियान सुनाई पड़ रहे हैं बात करते हुए, उस पर तो कुछ बोलिए आप। देखिए मुझे लगता है कि अब सारे दर्शकों को बात समझ में आ गई है। 1.5 साल पहले नरेश बालियान जी शिकायत करते हैं पुलिस से, इस तरह के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं। 1.5 साल तक कहां थे? कहीं नहीं थे, कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने एक शिकायत तक नहीं, उसमें एक्शन तक नहीं लिया, और जिसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था वो आज देश से बाहर जाके बैठा हुआ है।
लेकिन अब जिसने शिकायत करी वो आज जेल में है। तो भाजपा क्या मॉडल देना चाहती है? अगर भाजपा से दिल्ली की कानून व्यवस्था में सवाल कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा मांग रहे हैं, तो भाजपा के प्रवक्ता भाजपा की बात ना करके गैंगस्टर्स के तो पवन जी से बात कर रहे हैं। पवन जी, तो अगर पवन जी अगर सरकार, अगर उन्होंने, नरेश बालियान ने शिकायत की दिल्ली पुलिस से और अगर मान लीजिए बीजेपी के दबाव में पुलिस ने नहीं भी सुना, तो क्या वो एक गैंगस्टर से सांठगांठ कर लेंगे? इस प्रकार का काम करने का लाइसेंस मिलेगा? तो क्या आप ये तर्क दे रहे हैं? देखिए, आप एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 2-3 महीने से, बल्कि 10 साल से हम आवाज उठा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा बहुत बेकार स्थिति में पहुंच गई है। पिछले 35 दिन के अंदर भाजपा के लोगों के द्वारा उनके ऊपर 3-3 बार हमला हो जाता है। सर, मेरे सवाल का जवाब, पवन जी, मेरे सवाल का जवाब, आप ये वाली बात पहले जवाब में कह चुके हैं। ये तो मानेंगे कि अगर अपराधियों की आप ये वाला तर्क पहले जवाब में दे चुके हैं। पवन जी, आप ये वाला तर्क पहले जवाब में दे चुके हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या अगर पुलिस ने नहीं सुनी और बीजेपी का दबाव था, तो क्या वो गठजोड़ कर लेंगे? क्या ये तर्क है आपका? इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच तो कोर्ट अदालत करेगी, पुलिस जांच करेगी इसकी। लेकिन देखिए, पुलिस तो जांच करेगी, हम तो कह रहे हैं एक्शन लो, जांच करो। लेकिन अब चुनाव से 1 महीने पहले आपको याद आती है 1.5 साल से आप सो रहे थे, इसलिए ठीक है। शाजिया अलमी जी, आप चुनाव के समय जागे हैं और 1.5 साल से आप लोग सो रहे थे, ये आपका पॉलिटिकल स्टैंड है। ठीक है सर, आपके आरोप को ले जा रहा हूँ। जी शाजिया जी, बोलिए। बात तो सुन लीजिए जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाजपा को एकमात्र जिम्मेदारी दी थी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा। ठीक है, हाँ, आप वो सुरक्षा नहीं दे पाए, वही आरोप लेके जा रहा हूँ पवन जी, वही आरोप लेके जा रहा हूँ। शाजिया जी, आप लोग सोए हुए थे, अब चुनाव से पहले जागे हैं और आपका ये पॉलिटिकल स्टैंड है, ये आरोप है। अच्छा, इनका नया आरोप, इनकी नई फिक्र की, इनके लिए बात ये है कि हम लोग अब जागे हैं। अब तक तो कह रहे थे भाजपा का बस एक ही काम है, चाहे केजरीवाल को पकड़ना हो या मनीष सिसोदिया को पकड़ना हो, या जितने भी इनके साथी हैं, जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको पकड़ना थे। केसेस तो लगातार इनके ऊपर हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो या अब तक हो, या इनके साथी हो या साउथ लॉबी हो। तो अब तक तो कह रहे थे कि भाजपा का कोई और काम ही नहीं है, अब कह रहे हैं एकदम से अब भाजपा सतर्क हुई है। बहुत ही कंफ्यूज हैं ये लोग। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर आपका कहना है अब बचाव में उतरना है नरेश बालियान के, और आपका कहना है कि पुलिस ने एक बार भी कंप्लेन सुनी नहीं, वो 1.5 साल से गए, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? और अगर 1.5 साल से पुलिस इसकी बात नहीं कर रही थी, आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कभी आपने दिखाया कि रिसीविंग नहीं हो रही है, इसका क्या आपके पास प्रूफ है? चुप रहना पड़ेगा। हाँ पवन जी, आप ही के आरोप को ले रहे हैं। पवन जी, आपके ही आरोप का वो जवाब दे रहे हैं। पवन जी, आपके आरोप का जवाब दे रहे हैं। हाँ ठीक है, सुनते हैं जी। वही शिकायत करता जेल में होगा, लेकिन जिसके खिलाफ शिकायत है वो भाजपा में शामिल हो जाएगा। ये कैसे आप राजनीति कर रहे हैं? अरे भाई, दिल्ली के अरे पवन जी, अब सुन तो लीजिए, फिर आप टीवी डिबेट की मर्यादा, समय का ध्यान नहीं रखेंगे, फिर कैसे बात बनेगी? सर, आपका ये पॉलिटिकल मंच तो मत बनाइए, आपने आरोप लगाया, जवाब सुन लीजिए जी। साजिया जी की मजबूरी है। अरे पवन जी, सुन तो लीजिए जवाब, वो भी आपकी पुरानी सहयोगी रही है। हाँ, भाजपा ने गोद ले लिया हो। अरे पवन जी, ऐसे ये अंतहीन सिलसिला नहीं चलता। अनंत जी भी हमारे साथ में है। लग जाते हैं भाजपा के लोग। पवन जी, ऐसे अंतहीन सिलसिला नहीं चलता है। आपने आरोप लगाया, अपनी बात रख दी, उसका जवाब सुनने दीजिए प्लीज। 1 मिनट, पवन जी का ऑडियो थोड़ा सा कम कीजिए। साजिद जी, अपनी बात खत्म कीजिए, मुझे आनंद जी के पास जाना है जी। पवन जी, चाबी लगा दी है किसी ने? नहीं सर, नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, चाबी लग गई, आपको चाबी लगा के भेजा है भाई साहब। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं साजिया जी, थोड़ा होमवर्क करके आया करिए। अरे नहीं, होमवर्क तो आप देखिए, समय की सीमा है। आनंद जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन अगर इस प्रकार की बात सामने, अगर ये बात इस प्रकार से चलती रहेगी, तो अपने आप में जनता के सामने तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है ना कि किस तरीके से अब जो परिवर्तन की बात कह के लोग आए थे, अब कैसी स्थिति लेकर आ गए। आनंद जी, पवन जी और शाजिया जी, एक सेकंड। सारे गुंडों को भाजपा ने गोद ले लिया क्या? पवन जी की आवाज जरा कम कर दीजिए, वो लगातार अपनी तकरीर दे रहे हैं, उनको अपना पॉलिटिकल मंच समझ रहे हैं। प्लीज पैनल। हाँ आनंद जी, अपनी बात जी। पवन जी और शाजिया जी, मुझे एक बात कहनी है कि मैं शाजिया जी के साथ जब भी डिस्कशन में शामिल होता हूं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के उन पर बहुत व्यक्तिगत हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ठीक कहा आर्यन जी, शाजिया जी तो संस्थापक सदस्यों में से एक रही है आम आदमी पार्टी की। कुछ तो हुआ उनके साथ जो बिछड़े सभी बारी बारी,
तो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चुनाव के मुद्दे हैं, चुनाव के मुद्दे में पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी के साथ जो घटित हुआ है, उन सब प्रश्नों का, चाहे वो नरेश बालियान का मसला हो, चाहे अभी 2 वर्ष की सजा हुई एक विधायक को, ये तमाम मुद्दे उठेंगे। शीश महल का मुद्दा उठेगा, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुनियादी सुविधाएं, सड़कों की हालत बहुत खराब है दिल्ली की, वो भी अपना मुद्दा बनेगा। सर, समय की सीमा है। शाजिया जी, आप अपनी बात नहीं रख पाई थी, आप जल्दी से अगर अपनी बात खत्म कर दें। शाजिया जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, क्योंकि शाजिया जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। आप तीनों का शुक्रिया, वक्त की इतनी सीमा है इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रकार के मसले और मुद्दे लगातार जो सियासत है दिल्ली की उसको गरमा रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से चुनाव से पहले ऐसे मसले किन किन दलों के खिलाफ खड़े होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। The Institute of Chartered Accountants of India का फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी डायरेक्टरेट देश को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये बचत, निवेश, वित्तीय योजना और धोखाधड़ी से सुरक्षा जैसे जटिल विषयों को सरल बनाकर इसे 12 क्षेत्रीय भाषाओं में हर वर्ग और उम्र के लोगों तक पहुंचा रहा है। क्योंकि हमारा मानना है हर जन हर मन हो वित्तीय ज्ञान से संपन्न। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार 5 दिसंबर को बनने जा रही है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम को तय होना बाकी है। राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और उसके अलावा अमित शाह की किसी भी बात के फैसले के साथ में खड़े नजर आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी कहा कि अब की बार के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने विपक्षी दलों को विपक्ष के नेता के बनने की हैसियत के बराबर भी नहीं छोड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन की कवायद जारी है। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण की तारीख 5 दिसंबर तो बता दी है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर साफ किया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए पीएम मोदी और अमित शाह जो भी फैसला लेंगे उसका वे पूरा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी बिना शर्त समर्थन दिया है और हर फैसले का पालन करेंगे। उन्होंने साफ किया कि जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए सरकार आगे भी काम करती रहेगी। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन
पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन दल महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विपक्ष को विपक्ष के नेता चुनने लायक भी नहीं छोड़ा है। शिंदे ने अपनी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल में हमने कई विकास कार्य किए हैं। हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की रेस से अजीत पवार पहले ही बाहर हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे बीजेपी के मुख्यमंत्री को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगने की प्रबल संभावना बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनाव आयोग ने ईवीएम और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त हिदायत दी है। इसके साथ ही सैयद शुजा के खिलाफ मुंबई में फिर से एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली और मुंबई पुलिस इस मामले में सक्रिय रूप से जांच कर रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी जो कथित तौर पर दूसरे देश में छिपा हुआ है। मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा है कि झूठे आरोप लगाने वालों और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़े आपराधिक कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही जो भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाने या ऐसे मामलों को सनसनीखेज बनाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ भी कानून के तहत कदम उठाए जाएंगे। और बात इकोनॉमी की। नवंबर के महीने में 1.82 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। अप्रैल से लेकर अब तक 14.56 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह हुआ है। बीते साल के मुकाबले इस साल नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह 8.5% की बढ़त दर्ज की गई है। इस वित्त वर्ष में अब तक जीएसटी कलेक्शन में बीते साल के मुकाबले 9.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बीच नवंबर महीने में कुल 19,259 करोड़ रुपए के रिफंड भी जारी किए गए हैं। इस तरह से नवंबर में शुद्ध जीएसटी कलेक्शन 1.63 लाख करोड़ रुपए रहा जो 11.1% ज्यादा है। और खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले रोज सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े कुछ और संतों को गिरफ्तार किया गया है तो एक पत्रकार को भी हिरासत में लेने के बाद वहां पर छोड़ा गया है। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत समेत दुनिया भर में इस्कॉन संगठन से जुड़े लोगों ने प्रार्थना आज सभाएं की हैं। तो भारत में इस प्रकार के अत्याचारों के खिलाफ भी अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्पीड़न और अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। एक हिंदू संगठन से जुड़े चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इस बीच इस्कॉन मंदिर से जुड़े 2 और लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। अभी तक बांग्लादेश में 4 ब्रह्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे एक इस्कॉन सेंटर में भी एक कल तोड़फोड़ हुई तो ये दूसरी घटना है। एक शिवचर में मंदिर को तो बंद करा दिया था। वहीं शनिवार को एक महिला पत्रकार को भीड़ ने घेर लिया। भीड़ ने उनके साथ बदसलूकी की और उन पर भारत का समर्थक होने का आरोप लगाया। पुलिस ने पत्रकार को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि बाद में उन्हें शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया। इधर त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने आरोप लगाया कि अगरतला से कोलकाता जा रही एक बस पर बांग्लादेश में हमला किया गया है। ये घटना बांग्लादेश के ब्रह्मबारिया जिले के विश्व रोड पर घटी। बस जब जा रही थी तो एक ऑटो वहां पर आ गया तो उसके थोड़ा सा उसमें एक्सीडेंट हो गया। तो उसको लेके मेरे ख्याल से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो वहां पर बातचीत के बाद कोई मॉनिटरी उनको बेनिफिट देना था वो ऑटो वाले को, वो देने के बाद वो वहाँ पर कोई समस्या नहीं हुआ। उसके बाद वो ढाका में पहुँच गया। इतना खबर मेरा पास है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी सुरक्षा के लिए दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में रविवार को विशेष प्रार्थना आयोजित की गई। We are deeply concerned about the situation of our devotees and other minorities in Bangladesh, and we request the world governments to come up and to discuss the matter with the Bangladeshi government so that the things can be settled out peacefully. भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा और बेतुके बयानबाजी पर चिंता जताई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। जो वहाँ के कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं वो कट्टरपंथियों की गिरफ्त में आ गए और जिस ढंग का हिंदुओं पे प्रहार हो रहा है ये मानवता के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। पिछले दिनों बांग्लादेश के सनातनी जागरण जोश संगठन के प्रवक्ता और पुंडरीक धाम के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसे लेकर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की खूब आलोचना हुई। हालांकि गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश की इस्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास प्रभु से दूरी बना ली है। बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग उठी थी, लेकिन वहां के उच्च न्यायालय ने इससे इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने घटती जनसंख्या दर पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज धरती से लुप्त हो जाता है। सरसंघ चालक ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर को सही बनाए रखना देश के भविष्य के लिए जरूरी है। नागपुर में कथालय कुल सम्मेलन में बोलते हुए भागवत ने सामाजिक संरचना की आधारशिला के रूप में जनसंख्या के महत्व को रेखांकित किया। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना के बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन वायदों के साथ में तेलंगाना में आई थी उन वायदों को वो पूरा नहीं कर रही है। और आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनी में रह रहे लोगों के लिए PM उदय योजना खुशी का पैगाम लाई है। दिल्ली में ये योजना 31 दिसंबर तक चलेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने आज कुल 40 लोगों को इस योजना के तहत मालिकाना हक दिया है। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी में रह रहे लोगों के लिए रविवार PM उदय योजना पर कार्य शुरू होने की खुशी लेकर आया।
ये योजना दिल्ली में तकरीबन 1 महीने चलेगी, लेकिन दिल्ली के उप राज्यपाल का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके समय को बढ़ाया भी जा सकता है। रविवार को नजफगढ़ में इस बाबत हुए कार्यक्रम में वीके सक्सेना ने कुल 40 लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिया। 1 महीने के लिए ऑलरेडी ऑर्डर है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको एक्सटेंड करेंगे। अभी हम लोगों ने 40 लोगों को दिए हैं और आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। बहुत सारों की जो समस्या हल हो गई है, जैसे जैसे हल होती जा रही है उसको प्रिंट करके उनको फाइल में लगाकर उनको देते चले जा रहे हैं। इस समय दिल्ली में कुल 1731 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं। पीएम उदय योजना में कार्यरत कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका अनुमान है कि आने वाले दिनों में उन्हें तकरीबन 40 से 50 लाख तक का आवेदन मिल सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस योजना के लिए अपने प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम उदय योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने डीडीए से जो रजिस्ट्री का योजना खुलवाया है वो फ्री में रजिस्ट्री हो रहा है, किसी को 1 रुपये नहीं लग रहे। और उसी का आज एलजी साहब आए हैं उद्घाटन करने के लिए और करीबन 40-50 लोग हैं जिनका रजिस्ट्री हो चुका है। उसका डॉक्यूमेंट एलजी साहब ने हाथों देंगे। एप्लीकेंट है उसकी जो कॉपी है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तमाम जो प्रक्रिया होती है उसको लोड करते हैं। लोड करने के बाद कोई 1 महीना का प्रोसेस होता है जिसमें ये डिफिशिएंसी बताते हैं कि आपकी फाइल में क्या कमी है। फिर एप्लीकेंट उसको रिमूव कराने के लिए दोबारा उसको जवाब देता है। तो लंबा प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस को कम करने के लिए इस तरह से 62,000 फाइल जो पेंडिंग था वर्षों से, उसके लिए डीडीएस में एलजी साहब का आदेश आया। रविवार को कुल 40 लोगों को उपराज्यपाल ने प्रॉपर्टी के कागजात दिए, जिस पर लोगों ने खुशी जाहिर की। हमने पहले पोर्टल पे अपलोड किए डॉक्यूमेंट, पहले अपलोड करने के बाद वो सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद डीडीए का रिप्रेजेंटेटिव आया और उन्होंने इन कंफर्म किया। फिर हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई हुई, जो डिफिशिएंसी आती रही डिफिशिएंसी को हम क्लियर करते रहे, फिर आती रही डिफिशिएंसी क्लियर करते रहे। और यहाँ ये कैंप लगा तो इससे हमें और सुविधा हो गई, तो हमारा काम जल्दी से जल्दी हो गया। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी एक बड़ी समस्या है। दिल्ली में सभी पार्टियों के नेता इन्हें प्रॉपर्टी को लीगल करने का आश्वासन तो देते हैं, परंतु वर्षों से ये समस्या ज्यों की त्यों है। अब पीएम उदय योजना से इन लोगों में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। चक्रवात फेंजल के असर से तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत कई तटीय इलाकों में अभी भी प्रभावित नजर आ रहे हैं। इन सभी इलाकों में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। हालांकि लैंडफॉल के बाद फेंजल कमजोर पड़ गया है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में इसके असर से बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। चक्रवात फेंजल अब कमजोर पड़ता जा रहा है। हालांकि इसकी दस्तक के साथ हुई तेज बारिश ने तमिलनाडु और पुदुचेरी के उत्तर तटीय क्षेत्र को बुरी तरह से भिगो दिया। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात फेंजल ने रविवार को सुबह करीब 2 बजे कराईकल और महाबलीपुरम के बीच तमिलनाडु तट को पार करते हुए जमीन पर दस्तक देने की प्रक्रिया पूरी कर ली। जमीन पर दस्तक देने के बाद चक्रवात फेंजल के पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर होकर गहरे दबाव में तब्दील होने का अनुमान है। Rainfall activity is likely to continue at moderate intensity with at many places or south coast Andhra Pradesh and at few places or north coast Andhra Pradesh, and we have forecasted for heavy rains also at Kakinada, Annam, Konaseema districts of north coast Andhra Pradesh and Nellore of south coast Andhra Pradesh. Heavy rains at 1 or 2 places during the next 24 hours. चक्रवात फेंजल के कारण हुई बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया। पानी इतना ज्यादा था कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गईं। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहत और बचाव अभियान में भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाला और फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने कृष्णानगर में बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के काम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से बारिश के कारण क्षेत्र में पैदा हुए हालात की जानकारी ली। तमिलनाडु के तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और चेन्नई एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गईं और ईएमयू ट्रेन सेवाएं भी बाधित रहीं। कुडालोर में बाढ़ वाले इलाके में स्थानीय निवासी फंस गए, जिसके बाद एनडीआरएफ और भारतीय सेना की टीम पहुंची और लोगों को बचाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने
चक्रवात फेंजल के आने के बाद कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों का निरीक्षण किया। चेन्नई के टी नगर इलाके में मेडली सबवे जलभराव के कारण बंद कर दिया गया। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के कर्मचारी और चेन्नई मेट्रो जल विभाग के कर्मचारी सबवे से पानी साफ करने में जुटे रहे। इधर आंध्र प्रदेश में भी चक्रवात फेंजल का असर देखने को मिला। विशाखापट्टनम में भी समुद्री तट पर ऊंची लहरें और तेज हवाएं देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। The Institute of Chartered Accountants of India का फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी डायरेक्टरेट देश को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये बचत, निवेश, वित्तीय योजना और धोखाधड़ी से सुरक्षा जैसे जटिल विषयों को सरल बनाकर इसे 12 क्षेत्रीय भाषाओं में हर वर्ग और उम्र के लोगों तक पहुंचा रहा है। क्योंकि हमारा मानना है हर जन हर मन हो वित्तीय ज्ञान से संपन्न। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद खबर खेल के मैदान से। लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जियाहेंग जेसन को 21-6, 21-7 से शिकस्त दी है। लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल का पुरुष एकल खिताब जीतने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि अब वे आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी पर ध्यान दे पाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है जीत के यहाँ पे। इसके आगे अभी नेक्स्ट ईयर जो टूर्नामेंट आएंगे, मैं चाहूँगा कि मैं उनमें अच्छा करूँ और अभी से लेके अगले साल तक थोड़ा टाइम है, थोड़ा और टाइम मिलेगा ट्रेनिंग के लिए। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा है कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा अवसर है। यहाँ सभी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए और बैडमिंटन की जो हमारी प्रतिभाएं हैं इस खेल की, उनको आगे लाने के लिए, उनको विदेशी और देशी जो अच्छे हमारे खिलाड़ी हैं उनके साथ खेलता देखने के लिए ये टूर्नामेंट हर साल बहुत एक अच्छा अवसर है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी भी बैडमिंटन खेल को अडॉप्ट किया हुआ स्टेट की तरफ से, तो ऐसे में बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। खेलों को तो प्रोत्साहन मिल ही रहा है, बैडमिंटन को और बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। और इस क्षेत्र में हमारे जितने बच्चे हैं जो कि बैडमिंटन में रुचि रखते हैं, अच्छा खेलते हैं, उनको हम विभिन्न अवसरों पर टूर्नामेंट करा के मौका देते रहते हैं। PV सिंधु ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में सिंधु ने चीन की वू लियो यू को 21-14, 21-16 से शिकस्त दी है। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला युगल खिताब जीत लिया। आज खेले गए फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन की जोड़ी को 21-18, 21-11 से मात दी है। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आज भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच छठे दौर का मैच भी ड्रॉ रहा। इस प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 14 राउंड के मैच में 6 राउंड होने के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर है। प्रतियोगिता का पहला मैच लिरेन ने जीता था, दूसरा मैच ड्रॉ रहा था। वहीं तीसरे दौर में गुकेश ने लिरेन को मात दी थी। चौथा, पांचवा और छठा दौर ड्रॉ रहा है।
और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देश की फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड दिवस के मौके पर राज्य के सभी लोगों को बधाई दी। पीएम ने अपने संदेश में कहा कि नागा संस्कृति अपनी कर्तव्य भावना और करुणा के लिए जानी जाती है। स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 138वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने महेंद्र प्रताप सिंह के जीवन पर आधारित किताब द लास्ट किंग का विमोचन भी किया। राजस्थान की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में जबरन धर्मांतरण कराने वाले को 10 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। पुणे में भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच टेबल टॉप अभ्यास सिनबाक्स की शुरुआत हो गई है। अभ्यास का पहला संस्करण 8 दिसंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों के 20-20 सैनिक शामिल होंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों का विवाह करवाया गया। सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 दंपतियों को आशीर्वाद दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चेन्नई में वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ओम बिरला ने कहा कि भारत निरंतर विकास और तकनीकी क्षमता के साथ अब अवसरों की धरती बन चुका है। तमिलनाडु के युवा अपने ज्ञान और कौशल के साथ दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध कोणार्क फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 5 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान सैकड़ों कलाकार अपनी बेहतरीन कलाओं को प्रदर्शित करेंगे। इन्हीं खबरों के साथ न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, और बढ़िया है शुद्ध है MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच MDH।